एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट, ब्रैकेट में लिख लो APC, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम APC भी कहते हैं, APC। सो राइट डाउन, with increasing APC, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही बोलूँगी मैं, तो आप समझ जाना APC एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम। विद इंक्रीजिंग APC the volume of distribution may increase due to the partitioning, partitioning into fat tissue, full stop। नेक्स्ट टाइम में लिखो rate and extent of absorption of drugs usually increase with increasing APC, डन। फाइनल ईयर लिख लिया सभी ने? सभी ने नोट डाउन कर लिया फाइनल ईयर? यस मैम। ठीक है बेटा, तो आपके इस पॉइंट का क्या मीनिंग है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट क्या है? ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू से एक फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग को कैलकुलेट करते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है। आपको पता है कि लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती हैं वो मेनली क्या होती हैं? फैट सॉल्युबल होती हैं। तो जो ड्रग्स होती हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बहुत इजी हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हैं, जल्दी से आपके बॉडी के अंदर जाएंगी और टिश्यूज़ में जो है वो उनका एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाता है। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल हैं वो बहुत दिनों तक आपकी बॉडी में पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो उनका जो रीएब्जॉर्प्शन है, ठीक है, उनका जो डिसोसिएशन है, उनका डिसोल्यूशन जो है वो बहुत ही स्लोअर रेट पे होता है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि प्री फॉर्मुलेशन करने से पहले, ऐसे कोई ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशन बनाने से पहले उसका एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। मीन्स अगर कोई आपकी ऐसी ड्रग बनी है, कोई ऐसी मेडिसिन बनी है जो ऑयल बेस्ड हो, जिसका जो बेस है वो ऑयल होता है, नॉट वाटर, एक्वा नहीं होता है, तो वो बॉडी में बहुत दिनों तक पड़ी रहती है। तो उसकी हम प्री फॉर्मुलेशन करने से पहले उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है। हम ये चेक करेंगे कि कितनी देर तक
इसका रीएब्जॉर्प्शन हो पाएगा। ये हमारी बॉडी में जो फ़ैट टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारी फ़ैट पड़ी हैं, उनमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइम तक होगा, कितने दिनों तक होगा। तो इन सब को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट। अगर वो ज़्यादा हुआ, एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा आई हमारी, तो इसका मतलब कि हमने जो दवाई, जो मेडिसिन प्रिपेयर की है, वो हमारी बॉडी में फ़ैट टिश्यूज़ में भी जाके आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी और अपना थेरेपेटिक इफ़ेक्ट शो करेगी। क्लियर है सभी को? फाइनल ईयर? तुषार, विकास परमार, विपुल मलिक। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? बेटा समझ आ रहा है सभी को? ओके, नोट्स बनाते रहना साथ ही साथ में, ठीक है? क्योंकि मैं 2-3 बुक से नोट करके तभी बनाती हूँ। मैम टॉपिक बता दीजिए ना। टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक है आपकी, फर्स्ट यूनिट चल रही है CDDS का। बच्चे चल रहे थे ना। हाँ, फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स चल रहे थे और उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट करवा दिए थे पीके वैल्यू तक। उस हाँ, उसके बाद मैंने 5th पॉइंट करवाया आपको, ये APC, एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब 6th पॉइंट करेंगे हम, दैट इज़ ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरी में जो रेफरेंस बुक फॉलो करोगे, एक तो वो आपको इशू नहीं होगी, अगर आप देखोगे तो उसकी लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज बुकिश होती है। अब यहाँ पे आपको प्रिपेयर्ड नोट्स मिल रहे हैं, तो फ़ायदा उठा लो, ठीक है? एक तरह से फाइनल ईयर के लिए स्पून फीडिंग हो रही है। तो 6th पॉइंट है ड्रग स्टेबिलिटी। ड्रग स्टेबिलिटी में लिखोगे बच्चे, राइट डाउन, a drug in the solid state, a drug in the solid state undergoes degradation at a much slower rate, at a much slower rate than a drug in the suspension or solution, in the suspension or solution, comma, it is possible to improve bioavailability of drug by placing it in a slowly sustained release form. डन? फाइनली ये सभी ने नोट डाउन कर लिया? ओके, अब हम इसे समझाते हैं इस पॉइंट को। तो ड्रग स्टेबिलिटी में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी ड्रग सॉलिड फॉर्म में है तो उसका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट आपको देर में मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप उसे लेते हो ओरली, फिर वो आपके स्टमक में जाती है, फिर स्टमक में जाके इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ पे उसका डिग्रेडेशन होगा ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है, वो आपके
वेंस आपके ब्लड रेगुलेशन के थ्रू, आपके वेंस के थ्रू वो आपके हार्ट तक जाती है, वहाँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट आने में देर लग जाती है। लेकिन अगर आप वही ड्रग छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि जो सस्पेंशन होती हैं, सस्पेंशन देखिए सभी ने, सस्पेंशन में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन फॉर्म में, वो मार्केट में आती है, बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं। या फिर आपने देखा होगा कई बार कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं पाउडर फॉर्म में आती हैं, उनके साथ डिस्टिल्ड वाटर होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑन द स्पॉट वो डिस्टिल्ड वाटर उसमें ऐड करते हैं ड्राई पाउडर में, और उसे क्या करते हैं, शेक करके अच्छे से बना लेते हैं, दैट इज़ सस्पेंशन फॉर्म। और कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि डाइजीन वगैरह होती है, डाइवोल होती है एसिडिटी के लिए, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, वो ऑलरेडी क्या होते हैं, उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह सॉल्ट होते हैं, और वो ऑलरेडी सस्पेंशन फॉर्म में आती हैं। तो अगर हम वो लेते हैं सस्पेंशन फॉर्म में, या फिर जो सिरप लेते हैं हम सोल्यूशन फॉर्म में, उनका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट हमें जल्दी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी किस फॉर्म में होती हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, पार्टिकल साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जितना साइज़ कम होगा पार्टिकल का वो उतनी ही जल्दी हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और अपना थेरेपेटिक इफ़ेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी ड्रग है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, स्लोअर रेट पे होती है। या फिर अगर आप कोई भी ड्रग लेते हो किस फॉर्म में, सस्पेंशन फॉर्म में या फिर सोल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, वो भी जल्दी रीअब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के अंदर वो ड्रग बहुत दिनों तक रहे और स्लोली स्लोली अपना थेरेपेटिक इफ़ेक्ट शो करें, तो आपको उसके बायोबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए उसे कैसी मेडिसिन बनाना पड़ेगा, उसका जो है रिलीज़ जो है कंट्रोल रिलीज़ ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर उसे सस्टेन रिलीज़ ड्रग बनाना पड़ेगा आपका, कि उसका रिलीज़ जो है वो स्लोली होता रहे। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं आपके, जैसे आयरन वाले इंजेक्शंस होते हैं, आपने देखा वो क्या होते हैं, ऑयली बेस्ड होते हैं, वो आपके इंट्रामस्कुलरली दिए जाते हैं, बहुत पेनफुल भी होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं? क्योंकि वो आपकी मसल्स में पड़े रहते हैं, वो ईज़िली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। उस साइड पे, जिस साइड पे इंजेक्शन लगाया होता है वो साइड आप लेट भी नहीं सकते हो, ऐसे ही होता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे वो सस्टेन रिलीज़ होता है, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होते हैं आपकी बॉडी में, और सस्टेन रिलीज़ ही उनका थेरेपेटिक इफ़ेक्ट भी ऐसे ही स्लोली स्लोली आपकी बॉडी को मिलता रहता है। मेन एग्जांपल यही है, जो आयरन वाले आयरन वाले इंजेक्शंस दिए जाते हैं, आयरन इंजेक्टेबल्स होते हैं, हमेशा डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करते हैं कि 3-4 दिन के बाद ही दूसरा इंजेक्शन ले सकते हो आप। जब कोई पेशेंट एनीमिक हो जाता है तो उसे बोला जाता है आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी आ गई है और आपको इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। तो हमेशा वो इंजेक्शंस क्या होते हैं, ऑयली बेस्ड होते हैं और बहुत पेनफुल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से उनका क्या होता है, सस्टेन रिलीज़ होता है, वो स्लोली रिलीज़ होते हैं आपकी बॉडी में, इसी ज़्यादा से वो ज़्यादा पैनिक लगते हैं। एम आई क्लियर? फोर्थ ईयर नेक्स्ट इज आपके जो है फार्माको, कौन से कैरेक्टर्स कर रहे थे हम, बताओ। ये सभी 6 पॉइंट मैंने किस कैटेगरी के अंडर करवाए हैं? फाइनल ईयर जिसने नोट्स बनाएगा वही आंसर देगा, जिसने नोट्स नहीं बनाए ना उसे आंसर आ ही नहीं सकता है। फाइनल ईयर फिजिको केमिकल, ठीक है। और कोई? एकाम, एकाम बेटा आप तो आज ही आए हो मेरी क्लास में। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैम जिसके बाद ठाकुर, हाँ मैम इसमें सॉल्युबिलिटी लिखा था, डिफ्यूजन और ये मॉलिक्यूलर वेट। हाँ बेटा, ये किस पैरामीटर्स के अंडर लिखवाए थे मैंने? फिजिको केमिकल पैरामीटर्स। विकास आप क्या बोल रहे थे? ठाकुर क्या बोल रहे थे आप विकास? मैम ठाकुर पब्लिक इंफॉर्मेशन में पता नहीं बेटा, पर ना आप जो बुक्स बाहर से लेते हो वो अच्छी नहीं होती हैं। मैंने देखा सेकेंड ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले बहुत सारी बुक्स उठा के घूमते, लेकिन वो स्टैंडर्ड लेवल की नहीं होती हैं, उनमें बहुत चीज़ें मिस्टेक होती हैं। सो प्लीज़ रेफरेंस जो है अपनी स्टैंडर्ड बुक्स की ही लिया करो, उनमें जो मटेरियल होता है वो सही होता है। ओके बेटा।
नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपने सेकंड हेडिंग डालनी है, मेजर हेडिंग है ये, फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमने क्या कवर किया था अभी पीछे, फिजिकोकेमिकल कैरेक्टर्स, और अब हम कवर करेंगे फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हेडिंग डालो सभी, फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डन। Write down mostly controlled release dosage forms. Mostly controlled release dosage forms are expected to reach and maintain a target concentration in blood, in plasma or at specific sites or organs full stop. These dosage forms are multiple dose products designed to result in steady state concentration and dose rate and total clearance of drug. Done. Final year. Yes, ma'am. मैम डोज रेट के बाद रिपीट कर दीजिए। Dose rate and total clearance. Dose rate and total clearance of drug. Done. यस मैम। ओके फाइनल ईयर। तो आपने क्या अभी लिखा है कि फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक्स कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम किस चीज़ का ध्यान करते हैं कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करने से पहले, कि जो ड्रग हम ले रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो प्रॉपरली ब्लड में उसका रेगुलेशन हो, प्लाज्मा में इजीली प्लाज्मा कंसंट्रेशन में उसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वही जाए, ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट ना हो,
और किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसका स्टेडी स्टेट हो। स्टेडी स्टेट मीन्स उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं वो 4 घंटे तक ले रहे हैं तो उसका जो रिलीज़ है 1 घंटे में इतना होना चाहिए, फिर दूसरे घंटे में भी सेम होना चाहिए, तीसरे घंटे में भी और चौथे घंटे में भी। तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक कि उसका जो स्टेडी स्टेट है मीन्स उसमें कहीं भी इरेगुलरिटी नहीं आ रही है। जो थेरेपेटिक इफ़ेक्ट है वो 4 घंटे तक सेम मिलेगा आपकी बॉडी को। ऐसा नहीं है कि पहले हमने दवाई ली और पहले आधे घंटे तो बहुत आराम हो गया और फिर से सर में दर्द होने लग गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टाइम इंटरवल गैप मेडिसिन में 4 घंटे का है तो 4 घंटे तक सेम उसका जो है थेरेपेटिक इफेक्ट हमारी बॉडी को मिलते रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट 4 घंटे के बाद क्या करते हैं, हम सेकेंड डोज प्रेफर करते हैं। फिर उसके बाद फिर से 4 घंटे के बाद थर्ड डोज प्रेफर करते हैं। एक दिन में मैक्सिमम टाइम 3 बार ही हो सकता है कि आपको कोई डोज प्रेफर की जाती है किसी डॉक्टर के थ्रू, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा क्यों नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई डोज तो ऐसी होती है दिन में 1 बार ही लेनी होती है, कोई खाली पेट ही लेनी होती है, वो उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है, नहीं तो वो अपने टॉक्सिक इफेक्ट जो है साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस मैम। ओके बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर। फर्स्ट पॉइंट लिखो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन और टर्मिनल हाफ लाइफ, एलिमिनेशन और टर्मिनल हाफ लाइफ, जिसे हम टी हाफ भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप टी हाफ, एलिमिनेशन और टर्मिनल हाफ लाइफ। राइट डाउन द टी हाफ इज द टाइम, टी हाफ वो टाइम होता है दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कंसंट्रेशन, in blood, plasma और serum to one half after equilibrium, is reached, full stop. The T half important parameter for CDDS, Done? सभी ने नोट कर लिया फाइनल ईयर? यस मैम। ओके बेटा, तो टी हाफ में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हम टी हाफ में जो है उसकी हाफ लाइफ चेक करते हैं कि कोई भी जो ड्रग है वो क्या हमारी बॉडी में उसकी 100% वायबिलिटी हो गई है। अगर हो गई है और उसने अपना थेरेपेटिक इफ़ेक्ट भी शो कर दिया है तो उसकी जो बाकी कंसंट्रेशन है वो हमारी बॉडी से वो रिमूव हो जानी चाहिए, चाहे वो ब्लड के थ्रू हो जाए, चाहे वो यूरिनेशन के थ्रू हो जाए, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है उसकी वो रहनी नहीं चाहिए। मीन्स प्रॉपर एलिमिनेशन होना चाहिए। अगर वो एलिमिनेशन नहीं हुआ है
तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो हमने टी हाफ में क्या स्टडी किया है कि टी हाफ इज़ द, हम ये चेक करते हैं कि हमारी बॉडी से वो ड्रग जो है वो प्रॉपरली एलिमिनेट हुई है नहीं हुई है। जिस कंसंट्रेशन में हमने दवाई खाई थी, मीन्स 325 mg की कोई ड्रग है, ठीक है, क्या वो 325 mg की कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी में पड़ी हुई है या 100 mg की कंसंट्रेशन में है? तो ये सब हम किस में चेक करते हैं? टी हाफ में। अगर वो रिड्यूस नहीं हुई है अपनी कंसंट्रेशन से तो इट मीन्स उसका डिसोल्यूशन नहीं हुआ, उसने अपना कोई थेरेपेटिक इफेक्ट शो ही नहीं किया हमारी बॉडी में, वो रिलीज़ ही नहीं हुई, उसका एब्जॉर्प्शन टिश्यूज़ में, बॉडी टिश्यूज़ में हुआ ही नहीं है। तो अल्टीमेटली वहाँ से क्या इंडिकेशंस मिलेंगी कि टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स, अब वो टॉक्सिसिटी करेगी। अब ये किसे मुश्किल हो जाता है? अगर कोई ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी हमारी बॉडी में, किसे? किडनीज़ को मुश्किल आ जाती है कि वो उसे कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करेगी थ्रू यूरिनेशन, ठीक है। कुछ कंसंट्रेशन तो ऐसी होगी, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि 70% रीअब्जॉर्ब होती हैं, 30% नहीं होती हैं, लेकिन वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं थ्रू यूरिनेशन। लेकिन हम यहाँ पे टी हाफ में प्री फॉर्मुलेशन करने से पहले, यानी कि आपकी कोई भी फॉर्मुलेशन उसे प्रिपेयर करने से पहले उसका टी हाफ जरूर चेक करते हैं कि ये इसकी 100% बायोबिलिटी होनी चाहिए, हमारी बॉडी में थोड़ी सी भी मात्रा में नहीं बचनी चाहिए। अगर 1-2% बचती है तो भी ये यूरिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जानी चाहिए, ठीक है। फाइनल ईयर क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, एरिया अंडर द कंसंट्रेशन, एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व। ब्रैकेट में लिख लो AUC, कैप्स लॉक लेटर में लिखना, कैपिटल लेटर्स में AUC, ठीक है। एरिया अंडर द कंसंट्रेशन टाइम कर्व को हम AUC भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखें, फाइनल ईयर। ओके बेटा, write down the AUC यानी कि एरिया अंडर दी कंसंट्रेशन टाइम कर्व को हम शॉर्ट फॉर्म में AUC कह रहे हैं, ठीक है। तो आप AUC ही लिखना। दी AUC इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी of drug in the body, quantity of drug in the body. Full stop. The ratio of AUC, the ratio of the AUC between the extravascular and intravascular, एक्स्ट्रावेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स के बाहर जो फ्लूइड्स होते हैं, और इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि आपके ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है। एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड इंट्रावेस्कुलर administration is the absolute bioavailability, and the ratio of the AUC between a test
a test and standard product given by the same root of administration is the relative bioavailability Done? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो एरिया अंडर द कर्व आपने उसमें बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्माकोकाइनेटिक सब्जेक्ट में आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा, जस्ट लाइक दैट। ऐसे एक ग्राफ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है और यहाँ नीचे टाइम होता है। तो आपने एक ऐसे कर्व पढ़ी होगी। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी जो ड्रग होती है उसका इफेक्ट जो है हमें मिलना शुरू होता है। यहाँ पे आपने इनिशियली डोज ली, यहाँ पे उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट बढ़ रहा है, किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ। और यहाँ पे क्या होता है, पीक लेवल होता है जहाँ पे उस ड्रग का जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है एट द मैक्सिमम लेवल पे होता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि हमेशा ही ड्रग क्या होती है, 4 घंटे के लिए होती है, 5 घंटे के लिए होती है, उसका इफेक्ट उतनी ही टाइम तक रहता है और उसके बाद उसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। जब कम हो जाता है इट मीन्स टाइम हो चुका है कि हमें नेक्स्ट डोज प्रेफर करनी है, हमें नेक्स्ट डोज लेनी है किसी भी दवाई की। तो यहाँ से हमने दवाई ली थी, यहाँ से उसका असर होना शुरू हुआ कि पहले हमने मेडिसिन ली, हमारे स्टमक में गई, उसका डिसोल्यूशन हुआ, डिग्रेडेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे वो टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो गई। जब टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब हो जाती है या रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड हो जाती है तो अपना क्या है, अपना ऑप्टिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, तो वो पीक लेवल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने के बाद वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी से आके यहाँ इस पोजीशन पे नहीं चल रहा है, यहाँ इस लेवल पे जो पीक लेवल ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आके वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है। और एलिमिनेशन का काम कौन करता है, किडनीज करती हैं। तो ये ग्राफ सभी ने पढ़ा होगा आपने पहले फाइनल ईयर, सभी ने पढ़ा, ये ग्राफ पढ़ा है ना। तो इस एरिया को, ये जो इस कर्व के अंडर एरिया है, हम इसे क्या कहते हैं, AUC कहते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है बेटा। तो इस एरिया अंडर द कर्व की हम बात कर रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं कि कोई भी जो ड्रग है वो एक्स्ट्रावेस्कुलरली मींस ब्लड वेसल्स के बाहर कितनी एब्जॉर्ब हुई है और इंट्रावेस्कुलरली ब्लड वेसल्स के अंदर वो कितनी एब्जॉर्ब हुई है, मींस फ्लूइड एनवायरनमेंट में। हमारी बॉडी में बहुत सारा फ्लूइड पड़ा हुआ है ना, तो उस फ्लूइड में कितनी एब्जॉर्ब हुई है और हमारे ब्लड में कितनी एब्जॉर्ब हुई है, क्योंकि ब्लड ही उसे पूरी बॉडी में रेगुलेट करेगा थ्रू दी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और अगर हम लैब में यही टेस्ट करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले लेंगे और एक टेस्ट प्रोडक्ट लेते हैं। हम उनकी बायोबिलिटी में क्या करते हैं, उनको चेक करते हैं, उनकी कंपैरिजन करते हैं। अगर हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो हम वहाँ पे किस चीज़ की बायोबिलिटी को चेक करते हैं, एक्स्ट्रावेस्कुलर एंड इंट्रावेस्कुलर, हम वहाँ पे उनमें कंपैरिजन करते हैं। और इस पीक लेवल को ये ग्राफ बना के हम ये देखते हैं कि सच में इसकी बायोबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा हुई है, ठीक है। क्लियर है फाइनल ईयर? Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, टोटल क्लियरेंस। टोटल क्लियरेंस मीन्स टोटली आपकी बॉडी से एलिमिनेट कैसे होगी, वो उसका एलिमिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, टोटल क्लियरेंस।
the total clearance is that hypothetical volume of distribution of unmetabolized drug is that ओके बेटा, हम टॉपिक नहीं, थर्ड पॉइंट कर रहे हैं, टोटल क्लियरेंस। ठीक है, टोटल क्लियरेंस के अंडर आई एम रिपीटेड अगेन, द टोटल क्लियरेंस इज दैट हाइपोथेटिकल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of unmetabolized drug that is cleared per unit, of time by any pathway of drug removal लिख लिया सभी ने? डन? Yes, ma'am. ठीक है बेटे, तो टोटल क्लियरेंस के अंडर हम क्या पढ़ते हैं, जो मेडिसिन हमने खाई है जितनी डिग्रेड होनी थी हो गई, और जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट मिलना था उतना मिल गया, लेकिन कुछ कंसंट्रेशन, कुछ क्वांटिटी ऐसी रह जाती है जो कि मेटाबोलाइज नहीं हो पाती हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती, लेकिन उसका एक्सक्रीट आउट होना हमारी बॉडी से बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने भी पहले बताया था, नहीं तो टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी पोर्शन की बात कर रहे हैं हम, उसी पार्ट की बात कर रहे हैं। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अनमेटाबोलाइज्ड। आपने लिखा ना अनमेटाबोलाइज्ड ड्रग, जो कि मेटाबॉलिज्म हुआ ही नहीं है जिस पार्ट का, उसका हमारी बॉडी से एग्जैक्टली टोटली हमारी बॉडी से वो रिमूव हुई है या नहीं हुई है, ये हम किस में चेक करते हैं? टोटल क्लियरेंस में। क्लियर है? फाइनल ईयर? यस मैम। तो लास्ट पॉइंट लिख लो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लास्ट पॉइंट लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है? एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, apparent volume of distribution, इसके अंदर लिखो apparent volume of distribution का भी एक शॉर्ट जो है आपका सिंबल है VD, कैप्स लॉक में V लिखना है और स्मॉल d लिखनी है। कैप्स लॉक में V लिखो, कैपिटल लेटर में V और एंड स्मॉल d, ठीक है? इस VD का क्या मतलब है? एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। द VD इज a hypothetical volume indicating the volume of fluid that is required to dissolve the total
amount of drug, amount of drug, amount of drug in the body, in the body to measure concentration in blood, to measure concentration in blood. VD can be calculating, VD can be calculated according to the equation, according to the equation, नीचे इक्वेशन लिखो, VD is equal to DF over AUC तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर हमने क्या पढ़ा है कि हम इस चीज़ में स्टडी करते हैं कि कोई भी ड्रग जो हमने ली है, ठीक है, उस ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी के कितने फ्लूइड की ज़रूरत है, मीन्स कितनी वॉल्यूम चाहिए हमें फ्लूइड की पर्टिकुलर ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए। हो सकता है 5 mg की ड्रग हो, 2 mg की ड्रग हो, ठीक है, 50 mg की ड्रग हो, तो उस पर्टिकुलर डोज को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी का कितना ब्लड चाहिए, कितना फ्लूइड चाहिए कि जिससे कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो मैंने इक्वेशन लिखाई है, ये इक्वेशन से हम कैलकुलेट करते हैं कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग एक हमें सही कैलकुलेट और एक अच्छी डोज प्रिपेयर करने में हेल्प मिल सके। ठीक है बेटा, तो VD इज इक्वल टू DF अपॉन AUC। AUC इज़ द एरिया अंडर द कर्व, कि हमें एरिया अंडर द कर्व कितना थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिला है, और DF इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ फ्लूइड, कि आपकी बॉडी में कितना फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, VD क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना वॉल्यूम जो है वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।